Hey everyone, welcome back to my channel Knowledge on Tips. Today we are going to start part 3 of chapter Principle of Inheritance and Variation. और इस पार्ट में हम अपना स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। इसके पहले के जितने भी हमारे टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इन पार्ट 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जा कर के हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और हमारे जो आगे के कुछ टॉपिक्स हैं उनको। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Mendel published his work on inheritance of characteristics in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. ठीक है, मेंडल ने अपना जो वर्क था वो पब्लिश कर दिया था इन ईयर 1865, लेकिन हमारी कुछ ऐसी रीजंस थे, है ना, जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क था वो कैसा था, अनरिकग्नाइज था टिल 1900। ठीक है, अब क्या क्या हमारे रीजंस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। Firstly, communication was not easy as it is now. In those days and his work could not be widely published. ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि कम्युनिकेट करना ईजी नहीं था जितना आज ईजी हो गया है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। उस टाइम पे उतना ईजी नहीं था कि एक दूसरे से आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ। तो पहला हमारा रीज़न ये था। सेकेंड, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर, जो कि मेंडल ने बोला था, जीन्स को उन्होंने क्या नाम दिया था कि वो क्या है, फैक्टर, एज डिस्क्रीट एंड स्टेबल यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट एंड ऑफ द पेयर ऑफ allele which do not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the अपीयरेंटली कंडीशन वेरिएशन सीन इन द नेचर। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था जीन का, कि जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, दे आर द डिस्क्रीट यूनिट जो कि आपका एक्सप्रेशन और ट्रेड को आपका कंट्रोल करते हैं, है ना। वो उन्होंने क्या बोला कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आपका ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, है ना, जो उनके साथ में रिसर्च वाले जो हमारे और भी लोग थे, है ना, या उनके फ्रेंड्स आप बोल सकते हो, है ना, जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उनने उनका ये एक्सप्लेनेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि जो हमारे नेचर में आपके वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं वो इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन मेंडल ने ऐसा बोला था कि ब्लेंडिंग तो हो ही नहीं रही। तो उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने ये मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और थर्ड रीज़न क्या था, थर्ड, मेंडल approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. और थर्ड रीज़न ये था कि जो मेंडल ने हमारा मैथमेटिक्स का यूज़ किया था वो उस टाइम पे हमारे जो साइंटिस्ट के लिए एक्सेप्ट करना था बहुत ही क्या था, डिफ़िकल्ट था, है ना। वो क्या, उन्होंने क्या करा, ये सब कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 रीजंस थे इनको हमने हाईलाइट भी कर दिया, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों जो मेंडल ने तो पब्लिश कर दिया था इन 1865, बट उनका जो वर्क था वो था अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, वाई। तो ये थे हमारे सेवरल रीजंस। ठीक है, तो मेंडल वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, तो आप पहले लिखना कि बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट ईजी, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्प्रेरीज, और थर्ड क्या है कि मेंडल ने यूज़ किया था मैथमेटिक्स जो कि हमारे जो अदर बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर और से व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो मेंडल ने ऐसा तो बोल दिया था कि जो हमारे जीन्स होते हैं या फिर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं दे आर द डिस्क्रीट यूनिट, लेकिन उसके लिए वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। ठीक है, ओके, इसके लिए कोई फिजिकल प्रूफ या फिर कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूफ नहीं किया था इसके लिए। आगे देखिए क्या होता है, इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वेरिस, कॉर्नेस एंड वॉन टेशलमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारे ये 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, इन ईयर 1900। उसके बाद इन्होंने मेंडल के जो हमारे डिस्कवरीज थी उनको दोबारा स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीज़न।
ठीक है। अब क्या हो गए थे, आपके प्रॉपर माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए थे, अब साइंटिस्ट के लिए क्या हो गया था, ईजी हो गया था। ठीक है, तो वो भी कुछ भी जो हमारा सेल डिवीज़न कैसे हो रहा है ना, तो माइक्रोस्कोप से देखना उनके लिए ईजी हो गया था ड्यू टू दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीज़न। दिस वर कॉल्ड एज क्रोमोजोम। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो हमारा जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी ना, तो उन्होंने देखा कि हमारे न्यूक्लियस जो है ना, उसके अंदर एक आपको ये सपोज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस को दिखा रही हूँ मैं, देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि हमारे क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जो कि डिवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के जस्ट पहले क्या करते हैं, वो आपके डिवाइड करते हैं, उनको इन्होंने नाम क्या दिया, आपका क्रोमोजोम नाम दिया। ठीक है, अब क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडीज़ एज दे आर विजिबल बाय स्टेनिंग। ठीक है, जब उसमें स्टेनिंग की जाती है तभी क्रोमोजोम विजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बाय 1902 द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैव बीन वर्कड आउट। उसके बाद हमारा 1902 तक हमने देखा कि जो हमारे जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्या करते हैं, आपका मूवमेंट भी करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉल्टन सटन, थियोडरी Boveri noted that the behavior of the chromosome was parallel to the behavior of the gene and used the chromosomal movement to explain the Mendelian law। ठीक है, तो यही हमारी होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या है, आपका बिल्कुल पैरेलल है किसके, बिहेवियर ऑफ जीन्स के जैसे। ठीक है, और उन्होंने जो हमारा क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल्स के लॉस का यूज़ किया था। कौन से साइंटिस्ट थे हमारे, सटन एंड बोवरी। ठीक है, सटन और बोवरी जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, तो याद रखना है हमारा जो ये टॉपिक का नेम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी, है ना। किसने दी थी, सटन और बोवरी ने दी थी। और क्या बोला था उन्होंने कि जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पैरेलल होता है किसका, मूवमेंट ऑफ जीन के पैरेलल। ठीक है, और उन्होंने मेंडल के ही लॉ को यूज़ किया था अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, और ड्यूरिंग मियोसिस दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्रोमोसोमल कब देखा है, ये हमने क्लास 11th में देखा है। ठीक है, हमारा जो सेल डिवीज़न वाला चैप्टर होता है ना क्लास 11th में, तो उसमें आता है कि उसमें आता है, अभी तो आप बस ऐसे समझ लो, है ना। तो हमने वहाँ पर देखा था कि कैसा माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसा होता है, ये सब कुछ हमने वहाँ पे देखा हुआ था। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। तो क्रोमोसोम और जो जीन होते हैं वो क्या आते हैं, आपके पेयर में होते हैं। द टू अलील ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन अ होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपके क्रोमोसोम और जीन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। कि कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, अब हमें दिया है आपका टेबल 4.3, इसमें हमें क्रोमोसोम और जीन का जो कंपैरिजन है वो गिवन है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। अकर इन पेयर, अकर इन पेयर। ठीक है, अभी आपको ए और बी बताना है कि कौन क्या है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, फिर तो हम बता पाएंगे ना, दोनों ही तो पेयर में है। ठीक है, दोनों ही पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू आ गैमीट। इसमें क्या लिखा है, segregation of gamete formation and only one of each pair is transmitted to a gamete। ठीक है, independent pair segregate independently of each other, one pair segregate independent of one another। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला जो हमारा दे रखा है हमें, है ना, ये वाला, ये हमें दे रखा है क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, लिख लो अपनी एनसीईआरटी में, कभी डिफरेंस पूछते हैं। और ये हमें दे रखा है जीन के बारे में। ठीक है, ये क्रोमोसोम का मेंशन है और ये जीन का मेंशन है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आपको बताना है कि कॉलम ए और बी जो है कौन क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। चलो क्या लिखा है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। टू अंडरस्टैंड दिस compare the chromosome of 4 different color in the left and the right corner. In the left corner possibly orange and green segregation together, but in the right hand the orange chromosome। तो ये हमें क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है नीचे। तो बोल रहा है कि देखो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ भी है ना, तो आप वो अपना डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब स्टार्ट हो गया फिर से, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू segregation of a pair of factors they carry. Sutton united the knowledge of chromosome segregation with Mendelian principle and called as chromosomal theory of inheritance, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंडेलियन के जो हमारे मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे और अपनी जो थ्योरी थी उन दोनों को यूनाइट करके क्या दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। और मैंने आपको बताया भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो किसने दी थी, ठीक है। Following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। तो देखो ये भी हमारे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था आपका, है ना, आपका एक्सपेरिमेंट किया, है ना। उन्होंने तो बस ऐसे थ्योरी दे दी, लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वो कौन थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वो थे हमारे थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन को। और याद रखना जो हमारे थॉमस हंट मॉर्गन थे इन्होंने ही आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। And his colleague lead to the discovery the basis for the variation that the sexual reproduction produce, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो हमारा क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी से क्या आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाइज जिनको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है। तो मॉर्गन ने किसके साथ वर्क किया, आपका छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज जिनको हम बोलते हैं साइंटिफिक मतलब जो बायोलॉजिकल इनका नेम है वो क्या है आपका ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है। विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सर्च आ स्टडीज़। तो उन्होंने स्टडीज़ करने के लिए इनको लिया। अब क्यों ये स्टडीज़ करने के लिए अच्छी थी वो देख लेते हैं। अब देखो इनके रीजंस पूछते हैं कि वाई जो हमारे थॉमस एंड मॉर्गन थे वाई ही टेक ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फॉर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने कुछ और क्यों नहीं लिया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हो जाएगा दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबॉर्ट्री। तो पहला तो है कि इनको हम ईजिली आपका सिंथेटिक मीडियम में लेबॉर्ट्रीज में हाँ ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। इनका जो लाइफ साइकिल का पीरियड होता है वो कितना है आपका, सिर्फ 2 वीक्स का, ठीक है। 2 वीक्स में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और सिंगल मीटिंग में दे कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और सिंगल मीटिंग में ही आपके लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका क्लियर, आप मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये शो करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर ईजिली डिस्टिंगेबल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप मेल और फीमेल में। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि क्यों उन्होंने यही लिया, है ना, कुछ और क्यों उन्होंने नहीं लिया। तो दे कैन सेपरेट मेल एंड फीमेल, इसका ये हो गया, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखो इधर पे दे रखा है हमें इसका डायग्राम भी। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो छोटा दिख रहा है ये आपका मेल आपका डायमॉर्फिज्म, सॉरी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये हमें दिखा रहा है कौन है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये हमारा मेल ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है और ये हमारा फीमेल ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया क्रोमोसोम है और ये जीन है, ठीक है। इस पैराग्राफ में तो हमारा सब कुछ कवर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लिंकेज क्या होता है और हमारा रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो अगेन हमारे जो मॉर्गन थे उन्होंने ही आपका फिर से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया, ठीक है। किस में किया था, ड्रोसोफिला में ही किया था, ठीक है। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन अ पी प्लांट। तो बिल्कुल जैसे हमारे मेंडल साहब ने करे थे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, सेम मॉर्गन ने भी वैसे ही करे थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन डाइहाइब्रिड क्रॉस, बस इन्होंने थोड़े से ऑर्गेनिज्म हमारे अलग ले लिए थे, दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, लेकिन मेंडल ने हमारा पी का प्लांट लिया था, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या लिखा है कि हमारा जो इन्होंने हाइब्रिड किया, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड क्रॉस देयर F1 progeny. He observed that two genes did not segregate independently to each other and F2 ratio divided very slightly from the 9:3:3:1 expected when the two genes are independent. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने आपके थोड़े से कुछ दूसरे हमारे ऑर्गेनिजम्स ले लिए थे, जैसे कि उन्होंने लिया आपका येलो बॉडीड वाइड आइड फीमेल, ठीक है, येलो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल ली थी उन्होंने, और रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल लिया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारे जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका सेग्रीगेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, जो उनका रेशियो आना चाहिए था 9:F2 का जो रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1 जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस में आया था मेंडल के, वो उससे क्या होगा, स्लाइटली डिविएट हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हमें मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन and his group knew that the genes were located on X chromosome and saw quickly when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parent gene combination were much higher than the non-parent type, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा आपका जीन्स लोकेटेड होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम में होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारा प्रपोर्शन था, है ना, पेरेंट जीन कॉम्बिनेशन का, वो बहुत ज़्यादा हाई था देन द नॉन पेरेंट जीन का, ठीक है। मतलब जो पेरेंट वाले थे ना वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द नॉन पेरेंट जीन वाले, ठीक है। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन द टर्म लिंकेज, ठीक है। तो मेंडल ने क्या करा, ये उन्होंने बताया कि ये क्या है, ड्यू टू अ फिजिकल एसोसिएशन, क्या होता है इनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन होता है ना, ऑफ द जीन। जब क्या करते हैं आपका लिंक, दो जीन आपस में लिंक हो जाते हैं, जब दो जीन का आपस में क्या हो जाता है, फिजिकल एसोसिएशन हो जाता है ना। और उन्होंने यहीं से टर्म दिया जिसको आप बोलते हैं क्या, लिंकेज। क्या बोलते हैं, लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या कि चिपक गए दो जीन्स आपस में, ठीक है। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम and the term recombination to describe the generation of the non parental gene combination। और देखो रिकॉम्बिनेशन टर्म क्या आया कि हमारे जो नॉन पेरेंटल जीन है वो कैसे फॉर्म हुए, रिकॉम्बिनेशन क्या, एक कोई और दो कंबाइन करे, हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, लिंकेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है, ओके। अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो आपका रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अगर कोई दो चीज़ें ज़्यादा पास में हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा, और लिंकेज होगा तो आपके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उसमें क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए याद रखना, लिंकेज जो होता है हमेशा क्या होता है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल लो कि जो डिस्टेंस होता है जीन का, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जीन जो होता है हमारा, है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। जो हमारा डिस्टेंस ऑफ जीन होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जीन का उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उन्हें चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका लिंकेज होने के चांसेस क्या हैं, कम है। अगर डिस्टेंस जो होगा जीन का वो आपका कम होगा तो आपका लिंकेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं और रिकॉम्बिनेशन होने के कम। अगर डिस्टेंस कम है, सपोज डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो यहाँ पर लिंकेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं और रिकॉम्बिनेशन के कम। लेकिन अगर डिस्टेंस दो जीन के बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डिस्टेंस अगर सपोज ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और लिंकेज के चांसेस क्या हैं, कम हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, अभी लिखो अपनी बुक में, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ। Morgan and his group also found that even when the gene were grouped on the same chromosome, some gene are very tightly linked, show very less recombination। तो वही मैंने बताया कि अगर वो आपका साथ में होते हैं तो बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं और क्या शो करते हैं, आपका बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, ठीक है। वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड शो हाई रिकॉम्बिनेशन, और अगर कोई लूजली आपका लिंक्ड है तो वो क्या दिखाते हैं, आपका दे शो हाई रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। For example, he found that the gene white and yellow were very tightly linked and shown only 1.3% recombination, while white and miniature winged show 37.2% recombination, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे वाइट और येलो वाले हैं ना वो आपके क्या थे, बहुत ही टाइटली लिंक्ड थे, ठीक है। टाइटली लिंक होने के जैसे उन्होंने सिर्फ 1.3% का रिकॉम्बिनेशन दिखाया, लेकिन जो आपका वाइट और मिनीचर था, है ना, विंग्ड,
उन्होंने सिर्फ कितना इतना ज़्यादा 37.2% का रिकॉम्बिनेशन दिखाया, ठीक है, क्योंकि वो टाइटली लिंक नहीं होंगे। हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्पीवेंट used the frequency of the recombination between the gene pair on the same chromosome as measured of the distance between the gene and mapped their position of the chromosome। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट नेम है एक, कि जो हमारे एल्फ्रेड स्टर्पीवेंट थे, है ना, जो उनके ही एक स्टूडेंट थे, ठीक है, तो इन्होंने जीन मैपिंग दी थी। तो क्वेश्चन आता है कि जीन मैपिंग किसने दी थी, तो एल्फ्रेड स्टर्पीवेंट ने आपकी जीन मैपिंग दी थी। टुडे जेनेटिक मैपिंग, जिसको मैंने जीन मैपिंग बोला, आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज आ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम्स एज वॉज डन इन द केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर। तो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो इसके बाद वाला हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें डिटेल में बताया है। तो जीन की जो मैपिंग है वो भी हमारा क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा जेनेटिक्स में, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उसने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है। और जो आपका जेनेटिक मैपिंग थी वो किसने दी थी, आपकी एल्फ्रेड स्टर्पीवेंट ने दी थी, ठीक है। उसके बाद यही हमें 1.3% इसमें दिखाया है, रिकॉम्बिनेशन दिखाया है ना, क्योंकि वो टाइटली लिंक थे, और इसमें इतना ज़्यादा आपका रिकॉम्बिनेशन दिखाया है क्योंकि वो लूजली लिंक थे। ये सब कुछ हमें इन फिगर्स में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही फ्रेश टॉपिक रहता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से, ठीक है। पक्का इसके बाद से आपके 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है, आगे वाले से भी आते हैं, लेकिन हमारा जेनेटिक्स यूनिट इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा जो इधर इसके बाद वाले जो हमारे सारे के सारे टॉपिक्स हैं ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी आएंगे इसके बाद, तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद की तो आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, मैं पक्का उसको आपका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, आपकी सटन एंड बोवरी ने दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, या फिर जिन्होंने आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो थे हमारे थॉमस एंड मॉर्गन, ठीक है। जो आपकी जेनेटिक मैपिंग थी वो किसने दी थी, वो दी थी हमारे एल्फ्रेड स्टर्पीवेंट ने, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है यहाँ तक, और इसके बाद का हम जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।